फर्स्ट कौन सा बताया गया है? कोई ऐसा कानून जो अभी तक बना ही नहीं। हाँ, कोई ऐसा कानून जो बना ही नहीं है और हमने उसका उल्लंघन कर दिया है, बाद में वो कानून बना है, तो इस पर हमें दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है, समझ में आई बात? दूसरा क्या बताया? दूसरा क्या बताया? दूसरा एक अपराध के लिए एक बार दंडित, दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता। तीसरा हो गया, किसी भी नागरिक को अपने विरुद्ध गवाही, हाँ, किसी भी नागरिक को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। किसी भी नागरिक को अपने विरुद्ध जबरन कि उसे कह दिया जाए नहीं तुम चोर हो, कहो तुम चोर हो, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है ना, कहो कि मैं चोर हूँ, अब इसको कह दे कहो तुमने चोरी किया है, तो ये गलत है, जबरदस्ती नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, ये कानूनन अपराध है, लिखा गया है इसमें। आज का विषय है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो कि प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। ठीक है, अब जानना हमें ये है कि ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, या कहां से कहां तक, या किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। ठीक है, तो ये जो है आर्टिकल 20 से 22 तक इसका वर्णन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आर्टिकल 20 जानेंगे। क्या जानेंगे? आर्टिकल 20। ठीक है, आर्टिकल 20। ठीक, इस आर्टिकल 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की व्यक्तिगत, क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं हैं। ठीक, समझ में? देखिए, अब इसमें हमें ये देखना है कि पहली स्वतंत्रता हमें कौन सी प्राप्त है, जो कि व्यक्तिगत है। यदि कोई कानून जो कि बना ही नहीं है और हम उसके बनने के पहले उसका उल्लंघन कर देते हैं, ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आप स्टूडेंट हैं, क्लास में बैठे हैं, आपको यह नहीं पता है कि हमें पानी पीने जाना है, तो सर से पूछना है, आप चले जाते हो, है ना, और हमारे दिमाग में अचानक से आ जाता है कि यार ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें कानून बनाना चाहिए कि कोई भी बच्चा अचानक से क्लास से उठ के न जाए, हमसे पूछ कर जाए। ठीक है, अब क्या होता है कि वो बच्चा लौट के आता है, हम उसे दंडित कर देते हैं, तो ये अपराध होगा। ठीक है, क्योंकि उस बच्चे को ये नहीं पता था कि कानून कब से लागू है, पहले से कि अभी से। समझ में आई बात? या किसी कानून के बनने से पहले, कानून बनने से पहले, सॉरी, बनने से पहले यदि क्या होता है, उल्लंघन होता है, क्या होता है, और बाद में वह कानून बनता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो उसे दंडित नहीं किया जाता, उस व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता, उस व्यक्ति के को जो है उस अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यदि कानून बनने से पहले उल्लंघन हो जाता है तो उसके लिए क्या नहीं किया जाएगा, उसके लिए उस व्यक्ति को क्या नहीं किया जाएगा, उस व्यक्ति या अभियुक्त को दंडित नहीं किया जाएगा, दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये तो रहा आपका पहली प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो कि आर्टिकल 20 में प्रदान की जाती। क्या बताया गया कि कोई भी कानून बनने से पहले यदि उसका किसी व्यक्ति या किसी नागरिक से उल्लंघन हो जाता है या किसी अभियुक्त से उल्लंघन हो जाता है तो उसे दंडित नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति को उस अपराध के बारे में बोध ही नहीं है। समझ में आई बात? समझ में आ रही है ना बात? क्यों आ रही है ना? अब दूसरा नंबर क्या है बताया था सारी तुमको, क्या बताया था दूसरा नंबर? एक अपराध के लिए एक ही बात। हाँ, एक अपराध के लिए, मान लीजिए एक अपराध है, कोई भी अपराध है, मान लो चोरी कर लिया किसी ने,
ठीक है। तो क्या चोरी के लिए उसे बार बार दंडित किया जाएगा? नहीं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति यदि अपराध करता है तो उसे एक अपराध के लिए केवल एक ही बार दंडित करने का प्रावधान है। कितनी बार? एक बार दंड देने का प्रावधान है। दंड देने का प्रावधान है। ठीक है, समझ में आई बात? इसमें थोड़ा सा उनके डाल दीजिए। एक अपराध के लिए चाहे कोई भी अपराध हो, ठीक है, चोरी हो, मर्डर हो, कोई भी अपराध हो, लेकिन उसके लिए एक ही बार दंड देने का प्रावधान है। ये नहीं कि बार बार उसको दंडित किया जाएगा। ठीक है, ये आपको आर्टिकल 20 के अंतर्गत प्राप्त होने वाली क्या है? दूसरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। समझ में आई बात? कोई डाउट? ठीक है ना। अब एक और है इसमें, तीसरा नंबर, वो क्या कहता है? तीसरे नंबर की जो स्वतंत्रता है वो क्या है? हाँ, किसी भी व्यक्ति को या अभियुक्त को, किसी भी अभियुक्त को जबरन अपने ही खिलाफ गवाही नहीं दिलवाई जा सकती। समझ में आई बात? किसी भी अभियुक्त को जबरन अपने ही खिलाफ गवाही नहीं दिलवाई जा सकती। ठीक है, जबरदस्ती कि किसी व्यक्ति को मार पीट के जबरन कह दे नहीं, तुम कहो कि हम कबूल करो कि मैं चोरी किया हूं, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती जो है अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, या उसको गवाही नहीं दिलवाई जा सकती है। समझ में आई बात की नहीं? है, यह है आपका आर्टिकल 20, यानी आर्टिकल 20 के अंतर्गत प्राप्त होने वाली 3 प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं। असलेखा ध्यान से सुनो, ये जीवन में आने वाली बहुत जरूरी महत्वपूर्ण बातें कर सकते हैं, है ना, जो सभी को जानना चाहिए, खासकर आप लोग तो स्टूडेंट ही हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार यानी 3 प्रकार के, आर्टिकल 20 के अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती है। ठीक है, अब मैं खासकर उन बंधुओं से कहना चाहूंगा जो चैनल पर नए हैं, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों तक। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आर्टिकल 21 के बारे में जानते हैं। ठीक है, आर्टिकल 21 में हमें दैहिक स्वतंत्रता या जीवन जीने की स्वतंत्रता प्राप्त की जाती है। ठीक है, देखते हैं, साफ करो। आर्टिकल 21 देखिए क्या कहता है। जीवन जीने की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता, या इसी को कहा जा सकता है दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, देखिए आर्टिकल 21 के अनुसार प्रत्येक नागरिक को जीवन जीने की स्वतंत्रता है। ठीक है, उसे उसके जीवन से विलग नहीं किया जा सकता है। हाँ, एक वजह से किया जा सकता है जरूर, यदि संविधान में वर्णित किसी भी कानून का उल्लंघन करता है। क्या करता है? किसी भी कानून का उल्लंघन करता है। क्या करता है? उल्लंघन करता है। ठीक है, संविधान में वर्णित किसी भी कानून का यदि वह उल्लंघन करता है या ऐसे कार्य करता है जो कि निशंस अपराध है, ठीक है, समझ में आ गई, जैसे कि मर्डर, बलात्कार या ऐसे कोई कार्य करता है जो कि निशंस अपराध है, तो कानून में जो विधि है या कानून द्वारा जो वर्णित विधि है उसके अनुसार उसके जीवन से अवश्य विलग किया जा सकता है।
ठीक है, समझ में आई बात। लेकिन कोई व्यक्ति विशेष या कोई आदमी जो है किसी के जीवन की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकता है, ये संविधान के आर्टिकल 21 में वर्णित है, जो कि हर व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता। समझ में आ रही बात? क्या लिखा गया है? जीवन जीने की स्वतंत्रता या दैहिक स्वतंत्रता हर मनुष्य को या हर नागरिक को जो कि भारत का निवासी है, ठीक है, उसे जीवन जीने की स्वतंत्रता है और उसके जीवन की या उसके जीवन जीने की स्वतंत्रता का हनन तभी किया जा सकता है जब वह विधि के अनुरूप कार्य कर रहा हो। ठीक है, समझ में आई बात। अब चलेंगे आर्टिकल 22, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है आर्टिकल 22 और महत्वपूर्ण भी है, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, आर्टिकल 22 में 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती हैं। ठीक है, 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं और वो कौन कौन सी हैं वो भी देखना है। देखिए आर्टिकल 22 सबसे पहले किसी भी अभियुक्त को या किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, फर्स्ट नंबर जो कहा जा रहा है, किसी भी व्यक्ति को बिना गिरफ्तारी का कारण बताएं। देखिए किसी भी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का बिना कारण बताए, किसी भी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का बिना कारण बताए उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। समझ में आई बात। मान लो कोई दरोगी साहब आए, कह दिए चलो मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ, आज से तुम्हारा पत्ता साफ, चल मैं तुम्हें गोली मार दूंगा तुम्हारा। ऐसा संभव है? नहीं, क्योंकि कानून तो सबके लिए बना है ना, और उनको भी कानून के अनुरूप ही कार्य करना है। वो तो उनके लिए है जिनको कुछ पता ही नहीं है। डंडे उसी को पड़ते हैं जिसको कुछ पता ही नहीं है, रिमांड में उसी को रखा जाता है 24 घंटे के अंदर। अब आगे बताएंगे अभी क्या होने वाला है। यानी किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए या गिरफ्तारी का वारंट दिखाए बिना या उसका कारण बताए बिना उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और दूसरा नंबर ये है कि भैया उस अभियुक्त को 24 घंटे से अधिक पुलिस रिमांड में नहीं रखा जा सकता। पुलिस रिमांड में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, जब तक वह, थोड़ा सा पॉइंट और है इसमें, जब तक वह क्या नहीं हो जाता, दोषी सिद्ध नहीं हो जाता, ठीक, समझ में आई बात। ध्यान से सुनिएगा। उस अभियुक्त को 24 घंटे से अंदर पुलिस रिमांड में, 24 घंटे से अधिक, ठीक है, 24 घंटे से अधिक क्या नहीं कर सकते हैं, पुलिस रिमांड में नहीं रखा जा सकता है जब तक वह व्यक्ति दोषी करार नहीं हो जाता। समझ में आई बात। समझ लो, ध्यान से सुन लो इस बात को। कोई अगर घटना हो जाती है तुम्हारे घर परिवार में, ऐसा होता है कभी, पहले तो हो ना या तो हो जाता है, तो जानकारी होना चाहिए क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो, है ना, होना चाहिए। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। उस अभियुक्त को 24 घंटे से अधिक पुलिस रिमांड में नहीं रखा जा सकता है जब तक कि वह व्यक्ति दोषी सिद्ध नहीं। अब वो दोषी कहाँ से सिद्ध होगा? अब अगला स्टेप, ठीक है, अगला स्टेप क्या कहता है, 24 घंटे के निकटतम
निकटतम न्यायालय यानी जिला न्यायालय, ठीक है, जिला न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। मतलब 24 घंटे से अंदर निकटतम न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, समझ में आई बात? ध्यान दीजिएगा, 24 घंटे के अंदर, समझ में आई बात? 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायालय में, निकटतम न्यायालय कौन सा होता है? जिला न्यायालय, जो सबसे समीप होता है। ठीक है, निकटतम का मतलब सबसे समीप, समझ रहे हो ना? निकटतम का मतलब होता है सबसे समीप। 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायालय या मजिस्ट्रेट के सामने उस दोषी को या उस अभियुक्त को, दोषी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो दोषी तो अभी सिद्धि नहीं हुआ, ठीक है ना, या उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है? देखिए, अगला स्टेप जो है वह यह है भैया कि जब वह अभियुक्त या वह व्यक्ति, फिर से अभियुक्त हमने कह दिया, वह व्यक्ति जब तक क्या नहीं होता है, वह व्यक्ति, ठीक है, यदि क्या हो जाता है, दोषी हो गया, अब यहाँ पर अब अभियुक्त का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? जब अब क्या होता है, अब यदि वह व्यक्ति दोषी हो गया, ठीक है, तब उसे पुलिस रिमांड में 24 घंटे से अधिक रखा जा सकता है। 24 घंटे से अधिक रखा जा सकता है या कस्टडी में रखा जा सकता है, या जितने दिन की उसे सजा सुनाई गई, ठीक है, तभी उसको रखा जा सकता। समझ में आई बात? यदि मजिस्ट्रेट साहब का आदेश हो जाता है, यदि वो दोषी सिद्ध हो जाता है, तभी उसे 24 घंटा के ऊपर रिमांड में रखा जा सकता है, पुलिस रिमांड में रखा जा सकता। अब एक स्टेप और है इसमें, ठीक है, जो कि यह है कि उस व्यक्ति को अपने सरकारी दललवा, अंतर सरकारी दललवा कौन होता है? सरकारी दलाल, बहुत अच्छा नाम है, इसी को कहते हैं एडवोकेट। क्या कहते हैं? एडवोकेट। जो एडवोकेट लगा के चलते हैं ना भाई, तो उनके कह दिया करो कि शुद्ध सरकारी दलाल लिखाओ है। और वकील बाबू, इसे कहा जाता है वकील बाबू है, समझ में बात? सरकारी दललवा से, वकील बाबू से परामर्श करने की क्या है? स्वतंत्रता है। परामर्श करने की क्या है उसको? परामर्श या सलाह मशविरा की, बाबू अब मैं आगे क्या करूं, फंस गया हूं, है, समझ में आई बात? तो सरकारी दलाल या वकील से परामर्श करने की स्वतंत्रता है उस व्यक्ति को। ठीक है, हमें देखिए आर्टिकल फिर से एक बार रिवीजन मारते हैं फास्ट, ठीक है, फिर इसके बाद और थोड़ा सा उसको आगे देखते हैं। ठीक है, आर्टिकल 20 में हमने 3 स्वतंत्रताएं बताई हैं, ठीक है, कौन कौन सी बताई है? फर्स्ट कौन बताया है? सुनिए ध्यान से, फर्स्ट कौन सा बताया गया है? कोई ऐसा कानून जो अभी तक बना ही नहीं। हाँ, कोई ऐसा कानून जो बना ही नहीं है और हमने उसका उल्लंघन कर दिया है, बाद में वो कानून बना है, तो इस पर हमें दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है, समझ में आई बात? दूसरा क्या बताया? दूसरा क्या बताया? दूसरा एक अपराध के लिए एक बार दंडित, दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता। तीसरा हो गया, किसी भी नागरिक को अपने विरुद्ध गवाही, हाँ, किसी भी नागरिक को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। किसी भी नागरिक को अपने विरुद्ध जबरन कि उसे कह दिया जाए नहीं तुम चोर हो, कहो तुम चोर हो, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है ना, कहो कि मैं चोर हूँ, अब इसको कह दे कहो तुमने चोरी किया है, तो ये गलत है, जबरदस्ती नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, ये कानूनन अपराध है, लिखा गया है किसमें? आर्टिकल, यानी कि स्वतंत्रता कहाँ प्राप्त होती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्टिकल 20 में। ठीक है, 21 में बिना देखे बोलो, लिखा है दैहिक स्वतंत्रता। 21 में बोला गया है दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, जीवन जीने की स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने की, अपने स्वेच्छा के अनुसार, अपने अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता है। उसे उसके जीवन से विलग नहीं किया जा सकता जब तक वह कोई निशंस कांड या कोई कानून जो कि कानून में लिखा हुआ है, ऐसे अपराध जो कि निशंस अपराध है, उनका उल्लंघन नहीं करता है, तब तक उसे उसके प्राण से अलग नहीं किया जा सकता
है। ठीक है, इसके बाद हमने बताया आर्टिकल 22 में, ठीक है, पहला बताया किसी भी व्यक्ति को बिना गिरफ्तार या बिना कारण बताए उसको गिरफ्तार या वारंट दिखाए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा बताया गया उस अभियुक्त को 24 घंटे से अधिक पुलिस रिमांड में नहीं रखा जा सकता है जब तक कि वह दोषी सिद्ध नहीं हो जाता है। ठीक है, इसके बाद 24 घंटे के अंदर उसे कहां ले जाना होता है, निकटतम न्यायाधीश न्यायालय के पास, मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होता है। ठीक है, और अगला हमने बताया कि व्यक्ति जो अभियुक्त है यदि दोषी हो जाता है, अभियुक्त करार किया जाता है तो उसे क्या किया जाएगा, 24 घंटे से अधिक उसको रिमांड में पुलिस के द्वारा रखा जा सकता है। अगला हमने बताया कि उस व्यक्ति को या उस अभियुक्त को अपने सरकारी दलालवा या वकीलवा से क्या करने की, परामर्श करने की पूरी आजादी होती है। समझ में आई बात? 20, 21, 22। ठीक, इसमें क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित। ठीक है, अब जरा इसको क्लीन करते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं। समझ में आ रही है ना बात? क्यों? जी सर। देखिए, इसके कुछ अपवाद भी हैं। अभी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है यह हर किसी के लिए अगर हो जाएगा ना तो काम बिगड़ जाएगा। हमने कहा था हर किसी के लिए, लेकिन अब आप कहेंगे कि हर किसी के लिए, अफसर कह रहे हैं कि हर किसी के लिए नहीं है ना, तो इसको थोड़ा सा समझो है कि किनके लिए है किनके लिए नहीं। देखिए, अब जो अपवाद है उसके बारे में देखते हैं, क्या अपवाद है इसमें। ठीक है, अपवाद जो आर्टिकल 22 है ना, आर्टिकल 22 में हमने बताया है, आर्टिकल 22 में हमने 4-5 जो स्वतंत्रताएं बताई है ना, जो प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है ना। खासकर फर्स्ट हमने बताया कि किसी भी व्यक्ति को दोषी बिना बताए कि वह दोषी है गिरफ्तार नहीं है, रिमांड में नहीं लिया जा सकता। 24 घंटे के अंदर पुलिस जो है उसको कहाँ ले जाएगी, मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाएगी। मजिस्ट्रेट अगर उसको दोषी करार करता है तभी वह रिमांड में रखा जा सकता है ना। और वकीलवा या दलीलवा से जो है क्या करना है, उसको परामर्श लेने की पूर्ण स्वतंत्रता है। ठीक है भाई, जो वकील साहब हो देख रहे हो तो पूरा नहीं मानेंगे। ठीक है, वकील साहब से क्या करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। ठीक है, तो इसमें देखो जो पूर्ण स्वतंत्रता है ये कुछ लोगों के लिए नहीं है। खासकर 2 पॉइंट है इसमें। ठीक है, यदि हमारा कोई बैरी देश है, ठीक है, बैरी या कह सकते हैं दुश्मन देश का नागरिक, दुश्मन देश का नागरिक, ठीक है, यदि दुश्मन देश का नागरिक है, बैरी देश का नागरिक है तो उसे कतई अनुच्छेद 22 के अंतर्गत प्राप्त होने वाली व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, नहीं दिया जा सकता है। समझ में? क्योंकि हमारे देश में किसी को भी आकर रहने की स्वतंत्रता, बड़ा धर्मात्मा पुण्यात्मा देश है हमारा जो है। ठीक है, तो कोई भी आके यहाँ रह जाता है, बस जाता है ना। या कोई घुसपैठिया आ गया, विदेश का दूसरे देश का व्यक्ति आ गया तो यहाँ कोई अपराध कर देता है, तो फिर उसके लिए इतनी बड़ी प्रक्रिया अगर की जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना। तो उसको शंका के आधार पर कस्टडी में लिया जाता है। ठीक है ना। दूसरा एक हमने बताया था निवारक निरोध कानून, यही बताया गया था ना, निवारक नजरबंदी का, वही है निवारक नजरबंदी कानून। ठीक है, इसके अंतर्गत जो व्यक्ति आता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रशासन या शासन को किसी के ऊपर शंका है, या वो पहले से डाकू या डकैत रह चुका है, जैसे अपने यहाँ दरुआ ठोकिया लोग थे, है ना। तो ऐसे कोई अपराधी होते हैं तो क्या किया जाता है, उनको तो फिर पकड़ के गोली मार दिया जाता है ना। उनके ऊपर तो फिर केस मुकदमा ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाना, फिर जब वो दोषी सिद्ध करने के लिए बैठे रहो तो ऐसे करने में फिर वो तो क्रिमिनल है, पहले से क्रिमिनल घोषित है ना। तो यदि कहा गया है इसमें कि निवारक नजरबंदी कानून का अर्थ ये है कि यदि कोई व्यक्ति पर शंका है ना, तो उसे शंका के आधार पर रिमांड में रखा जा सकता है। उसके ऊपर फिर यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कानून जो है काम नहीं करेगा, यानी अनुच्छेद 22 के लिए नहीं बना। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये 2 अपवाद
ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। शंका के आधार पर यदि वह व्यक्ति क्या है, समाज के लिए अराजक तत्व है, समाज का दुश्मन है, कहने का मतलब सिंपल भाषा में समझिए, यदि उसके रहने से समाज को खतरा है तो उसको रिमांड में रखा जा सकता है। उसके लिए यह आर्टिकल 22 वैलिड नहीं है। समझ में आएगा। अब देखेंगे थोड़ा सा और आगे। देखिए अब आगे जानेंगे निवारक नजरबंदी निरोध कानून के बारे में, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला होता है दंडात्मक निरोध कानून, और दूसरा होता है निवारक निरोध कानून। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझिएगा। दंडात्मक क्या होता है, निवारक क्या होता है। दंडात्मक के अंतर्गत हमने बताया था कोई भी प्रक्रिया होती है पूरी, फिर उसमें दंड दिया जाता है, ठीक है। यदि दोषी करार होता है तो उसको दंडित किया जाएगा, यदि दोषी नहीं करार होता है तो दंडित नहीं किया जाता है। अब हमने आपको बताया था आर्टिकल 22, ठीक है। आर्टिकल 22 में जो व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं हैं 4 बताए गए थे ना, खासकर उसका हम अध्ययन जो कर रहे थे वो आ रहा था आपका दंडात्मक निरोध कानून के अंतर्गत, ठीक है। समझ में आई बात। आर्टिकल 22 और जो हमने अपवाद पढ़ा है ना अभी, आर्टिकल 22 का अपवाद पढ़ा है, उसके अंतर्गत हमने अभी अध्ययन किया है निवारक निरोध कानून का, ठीक है। अब देखिए इसको तुलनात्मक रूप से समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। कैसे तुलनात्मक रूप से प्रयास करेंगे समझने का। किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए या बिना कहां पर बिना मुकदमा चलाए ठीक है, बिना न्यायालय के समक्ष, ठीक है। कहने का मतलब बिना मुकदमा चलाए, किसी भी प्रकार का मुकदमा चलाए या बिना न्यायालय या न्यायाधीश के समक्ष ले जाए, बिना ही उसे क्या किया जा सकता है, रिमांड में लिया जा सकता है, ठीक है। यदि वह पहले से, अभी हमने आपको पहले बताया, यदि वह पहले से दोषी करार है व्यक्ति तब, ठीक है, उसको रिमांड में लिया जा सकता है। अभी अपवाद हमने बताया था ना कि उसमें 2 प्रकार के व्यक्ति, या वह किसी दुश्मन देश का व्यक्ति हो या वह अपने ही देश का हो, लेकिन वह क्रिमिनल करार हो चुका हो, ठीक है, क्रिमिनल करार हो चुका हो, तो ऐसे व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए, बिना न्यायालय के समक्ष लिए जाए बिना ही उसको क्या किया जा सकता है, रिमांड में रखा जा सकता है। लेकिन इसी के विपरीत जो दंडात्मक निरोध कानून बना हुआ है, ठीक है, दंडात्मक निरोध कानून कहने का मतलब जो आर्टिकल 22 के अंतर्गत क्या होता है, किसी भी अभियुक्त को रिमांड में लिया जा सकता है, लेकिन उसको पहले दोषी बताना पड़ता है, फिर उस पर मुकदमा चलता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाना पड़ता है, ठीक है ना। तब सारी प्रक्रियाएं होती हैं और तब उसको क्या दिया जाता है, दंड दिया जाता है। इसी को दंडात्मक निरोध कानून कहा जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें दंड नहीं दिया जा सकता है, इसमें जो है दंड, ध्यान दीजिएगा, इसमें दंड नहीं दिया जा सकता है, केवल इसमें जो है शंका के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। अभी जो हमने अपवाद बताया आपको, उसमें हमने, अब इसमें देखो साफ साफ लिखा है दंडात्मक निरोध, लिखा है ना, दंडात्मक निरोध, लेकिन इसमें निवारक निरोध लिखा है, ठीक है। निवारण के लिए, निवारक का मतलब होता है उसके, यदि वो शंका है उसे किसी व्यक्ति के ऊपर, तो उसके निवारण के लिए या समाज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उस व्यक्ति को रिमांड में लिया जा सकता है। लेकिन कुछ अवधि होती है, देखिए 2 से 3 महीने तक, 3 महीने तक उसे शंका के आधार पर क्या किया जाएगा, रिमांड में रखा जा सकता है, ठीक है। 2 से 3 महीने तक ही उसे रखा जा सकता है, नहीं कि लाइफ टाइम शंका है तो लाइफ टाइम जेल में, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, समझ में आई बात।
और उस पर कोई भी दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती। समझ में आई बात? अब देखिए, उसकी सजा तभी बढ़ेगी या उसे जेल में तभी रखा जा सकता है, ठीक है, जब संबंधित उच्च न्यायालय, ठीक है, संबंधित उच्च न्यायालय का जो सलाहकार बोर्ड होता है, सलाहकार बोर्ड। अब आप पूछोगे कि सर सलाहकार बोर्ड क्या है, ठीक है, क्यों साले पूछना चाहोगे सलाहकार बोर्ड क्या है, जानना चाहोगे? देखिए, सलाहकार बोर्ड के अंतर्गत संबंधित उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो उसका गठन करता है। किसका गठन करता है? सलाहकार बोर्ड का। कौन? उच्च न्यायाधीश। नोट कर लीजिएगा एक पॉइंट, ठीक है। उच्च न्यायाधीश क्या करता है? उच्च न्यायाधीश क्या करता है? सलाहकार बोर्ड का गठन करता है। क्या करता है? सलाहकार बोर्ड का गठन करता है। और उसके जो कर्मचारी होते हैं या सदस्य होते हैं वो होते हैं उसी संबंधित उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश। समझ में आई बात? अन्य न्यायाधीश या रिटायर्ड न्यायाधीश भी हो सकते हैं। समझ में आई बात? नहीं समझ में? ये जो सलाहकार बोर्ड है किस लिए बनाया जा रहा है? संबंधित जो व्यक्ति है जिस पर बिना मुकदमा चलाए न्यायालय में शंका के आधार पर उसको रखा गया है, ठीक है, उसको अब रखा जाए आगे या नहीं रखा जाए। यदि बड़ा दोषी है तो पहले क्या होगा? सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति करेगा। कौन करेगा? जो उस राज्य से जहां का वह दोषी है, जहां से वो संबंधित है, उस स्टेट का उच्च न्यायालय जो है उसका उच्च न्यायाधीश या इसी को कहा जा सकता है मुख्य न्यायाधीश। क्या कहा जा सकता है? मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। अन्य न्यायाधीशों ये गठन करता है और उसका जो अध्यक्ष होता है वो उसी का न्यायाधीश होता है, ठीक है, उसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है। और उसके जो सदस्य होते हैं वो कुछ न्यायाधीश तथा रिटायर्ड यानी जो रिटायर हो चुके हैं न्यायाधीश उनको मिला करके कमेटी बनाई जाती है या एक बोर्ड बनाया जाता है। फिर क्या किया जाता है? फिर उसको निर्णय लिया जाता है कि इसको अब अधिक समय तक जेल में रखा जाए या नहीं। समझ में आई बात कि नहीं है? ये हो गया आपका सलाहकार बोर्ड और ये निवारक निरोध कानून तथा दंडात्मक कानून, ठीक है। समझ में आई बात? कोई शंका हो, कोई डाउट हो तो हम पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो क्लास को आज समाप्त करें कि नहीं पर? समझ में आ गया ना? व्यक्तिगत स्वतंत्रता 20 से 22, अभी कोई शंका हो 20 से 22 के बीच में पूछ सकते हो। नो डाउट, ठीक है। ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। आशा है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।